नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? शेखर, उसके बाद में जगदीश, उसके बाद रवि, सागर, सत्येंद्र, केशव, विशाल, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? काजल, माधुरी, अनिरुद्ध, विकास, रामानंद, लुम्बाराम, मिशा, पूजा विष्णोई, सुशीला, सागर, टीटू भडाना, सुहाना, सूरज, सभी को अगेन गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। प्यारे बच्चों, सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है, तो सब ये समझ के चलेंगे कि मैंने सबका नाम ले लिया है और सबकी गुड इवनिंग, राधे राधे और राम राम को एक्सेप्ट कर लिया है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आपको जैसा कि पता है, कल की क्लास में मैंने लास्ट आपको पढ़ाया था ग्राम सभा। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि ग्राम सभा क्या होती है और किसको हम ग्राम सभा कह सकते हैं। ये मैंने प्यारे बच्चों आपको कल पढ़ाया था। ठीक है, उसके बाद आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें प्यारे बच्चों पढ़ना है पंचायतों का गठन, यानी कि उसकी संरचना, और साथ साथ प्यारे बच्चों हमें पढ़ना है उसका कंपोजिशन। स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे हम यहाँ पर, और प्यारे बच्चों उसका कंपोजिशन भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ना पंचायतों का गठन। सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे? पंचायतों का गठन। ठीक है, पंचायतों का गठन यानी कंपोजिशन ऑफ पंचायत्स। कंपोजिशन ऑफ पंचायत्स ये आप पढ़ने वाले हैं यहां पर। और प्यारे बच्चों, ये जो पंचायत्स हैं इनका कंपोजिशन आर्टिकल 243 के बी में है। ठीक है, आर्टिकल 243 का बी क्या कहता है कि हमारे यहाँ पर जो पंचायतें बनेंगी वो त्रिस्तरीय कैसी होनी चाहिए? 3 टायर, यानी 3 स्तर पर होनी चाहिए। और 3 स्तर पर कौन कौन से स्तर हैं कल भी मैंने बताया था। ग्राम स्तर पर लिखिएगा ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। ग्राम स्तर पर कल मैंने स्तर बताए थे, लेकिन क्या क्या होगा नहीं बताया था। दूसरा लिखना प्रखंड या मध्यवर्ती स्तर, प्रखंड या मध्यवर्ती स्तर। इस पर क्या होना चाहिए? इस पर प्यारे प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र पंचायत। और प्यारे बच्चों तीसरा स्तर मैंने आपको बताया था जिला स्तर, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल। इस पर क्या होना चाहिए? इस पे जिला पंचायत। तो ये आपके इस समय पर 3 स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन किया गया है। और सेम बात प्यारे बच्चों आपकी कहाँ लिखी हुई है? पीडीएफ के अंदर। लेकिन क्योंकि आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि पीडीएफ से नहीं पढ़ाऊंगी। अच्छा, 243 की जगह मैम 24। ओके, थैंक यू बच्चा, मैं करेक्ट कर देती हूँ। 243 का बी होगा ये, 243 का बी। और ध्यान रखना कैपिटल होगा, ये स्मॉल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्यारे बच्चों इसका स्मॉल नहीं होने का कारण ये है, एक मिनट, कि आपका ये स्मॉल इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि ये संशोधन के द्वारा जोड़े गए आर्टिकल्स हैं, क्योंकि ये बाय द अमेंडमेंट संशोधन के द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद हैं। एक बच्चे ने, आपकी क्लास के ही बच्चे ने मुझे सिलेबस मेरा स्क्रीनशॉट लेके भेजा है। और क्या सिलेबस लेकर भेजा है कि अभी तो 4 चैप्टर बाकी हैं और आप कह रही हैं 2 ही हैं। नहीं बेटा, आज क्लास कंप्लीट नहीं हो पाएगी, आज क्लास कंप्लीट नहीं हो पाएगी। क्लास कंप्लीट होगी कल। ठीक है, क्लास कंप्लीट होगी कल। क्यों होगी? अब नहीं होगी ब्लर, मुझे दिख गया था कृष्णा ब्लॉग्स जी, इसीलिए मैंने आपसे बोला 1 मिनट, रिमोट उठाया और सेटिंग्स कर दी है मैंने। अब नहीं होगी ब्लर, कोई दिक्कत नहीं होगी अब। ठीक है, आर्टिकल ठीक कर दिया है बेटा गोल्डी कुमारी। आज लास्ट क्लास नहीं है, लास्ट क्लास होगी कल। तो मैं आपको ये बताने जा रही थी कि उस बच्चे ने लिखा है कि मैम आपने आपातकाल नहीं करवाया। बेटा राष्ट्रपति के साथ करवा दिया था। आपने लिखा है संविधान संशोधन नहीं कराया। बेटा संसद में जब संविधान संशोधन बिल पढ़ाया था उसके नीचे ही मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, उसके नीचे ही, जस्ट नीचे ही मैंने संविधान संशोधन चैप्टर कराया है। फिर बच्चे ने लिखा है आपने अनुसूचियां नहीं कराई, तो बेटा वो भी मैंने आपको, पहली क्लास आपकी शुरू ही अनुसूचियों से हुई थी, शेड्यूल्स के साथ शुरू हुई थी।
तो वो भी मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, उसके बाद आपके कौन कौन से चैप्टर बचे? एक राजभाषा, एक आपका पंचायत और नगरपालिका चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो पंचायत नगरपालिका आज खत्म और आज ही सुप्रीम कोर्ट पढ़ाऊंगी। कल बचेगा हाई कोर्ट और आपका ऑफिशियल लैंग्वेज। आपका सिलेबस कंप्लीट। उस बच्चे ने फोटो लेके भेजा है सिलेबस में या क्या? मतलब स्क्रीनशॉट देखो, ऐप पे तो अलाउड है नहीं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो उसने शायद फोटो लेके भेजा हो, गलती से स्क्रीनशॉट बोल दिया मैंने, बच्चे कंफ्यूज हो गए कि स्क्रीनशॉट तो ऐप पे आता ही नहीं है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही बोला है कि मैं कंटेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूं, कभी भी नहीं करती हूं। उसके लिए मुझे कई बार चाहे डांट पड़ जाए कि बहुत ज्यादा क्लासेस हो जाती हैं, बहुत ज्यादा आवर्स हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका गुस्सा भी सहना पड़ता है मुझे, आप लोग भी नाराज हो जाते हो मुझसे, लेकिन मैं कंटेंट के साथ कोई समझौता नहीं करती हूं बच्चा, कभी भी नहीं करती हूं। आगे आइए। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, दो दो क्लास चल रही हैं। आदेश आप क्या कह रहे हैं? आपकी बात समझ नहीं आ रही है। आगे देखिएगा, आगे हम बात करते हैं। और आगे प्यारे बच्चों जब हम बात करेंगे तो अगली बात करेंगे आर्टिकल 243 का सी। आर्टिकल 243 का कैपिटल सी। इसमें क्या है? पंचायतों की संरचना। पंचायतों की संरचना यानी इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? स्ट्रक्चर। तो आप इसको ये भी बोल सकते हो कि पंचायतों का निर्वाचन या निर्वाचन, क्योंकि स्ट्रक्चर का मतलब है कि भाई पंचायतों का जो इलेक्शन होता है वो किस तरीके से होता है। तो आपको मैं बता दूं कि यहां पे आपको पंचायतों की संरचना ये किस में है? आर्टिकल 243 के सी में है। और इसमें कहा गया है कि पंचायतों के सभी पदों को प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी डायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरा जाएगा। यानी कैसे फुलफिल होंगी? तो आप कहेंगे कि मैम यहां पर फुलफिल होंगी बाय डायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। यह आप ध्यान रखना। केमिस्ट्री की भी चल रही है, एक मिनट, एक मिनट रुक जाइए, अभी मैं देखती हूं, एक मिनट में बात करती हूं। बेटा मैम ने ना एंड नहीं करी है क्लास, ठीक है, क्लास खत्म हो चुकी है, एंड करना भूल गई है वो। चलिए आगे आ जाइए। ठीक है मनमोहन जी, थैंक यू सो मच कि आपने बताया कि मैम कोई क्लास नहीं चल रही है। ठीक, आइए। अब यहाँ पे कैसे इलेक्शंस होते हैं? डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। तो इसका मतलब आपके यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शंस की बात पंचायत में की गई है। अब हम पढ़ेंगे पंचायतों में आरक्षण। और आरक्षण के लिए किस कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। किसने क्या किया था यहाँ पे रिकमेंडेशन? तो आप बताएंगे किस कमेटी ने किया था।
प्यारे बच्चों, पंचायतों का स्ट्रक्चर, पंचायतों का गठन और ग्राम सभा, आर्टिकल 243 का ए, बी, सी और अब हम पढ़ेंगे डी। और इसमें क्या है, आर्टिकल 243 के डी में पंचायतों में आरक्षण, रिजर्वेशन इन पंचायत। तो किस किस को दिया जाता है रिजर्वेशन, जरा ध्यान से सुनना। प्यारे बच्चों, एससी को दिया जाता है, एसटी को दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपके यहां पर फीमेल्स को भी दिया जाता है, यानी कि महिलाओं को। अब मैम कैसे कैसे रिजर्वेशन दिया जाता है, कैसे कैसे रिजर्वेशन दिया जाता है? तो प्यारे प्यारे से बच्चों, एससी एसटी का जो रिजर्वेशन है वो जनसंख्या के आधार पर है, जनसंख्या के आधार पर, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। यानी अगर ज्यादा जनसंख्या है तो आपका रिजर्वेशन उस हिसाब से तय होगा, और अगर कम है तो उस हिसाब से। यहां पे फिक्स नहीं है, क्योंकि एससी एसटी हर जगह पर नहीं है, लेकिन फीमेल्स तो हर जगह है, महिलाएं तो हर जगह होती हैं। तो बहुत बढ़िया, जीवी के राव समिति, जिस बच्चे ने आंसर किया है बिल्कुल सही किया है। अब फीमेल्स की बात करें तो इनका बेटा 1/3 यानी कि 33% सीट क्या है, 33% सीट आरक्षित की गई हैं, कि इतनी सीटें रिजर्व्ड रहेंगी किसके लिए, फीमेल्स के लिए, पंचायत के अंदर। और प्यारे बच्चों, आपके कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे आपके यहां पर मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार, उत्तराखंड और बिहार, और बिहार जैसे राज्यों में, और बिहार जैसे राज्यों में महिलाओं को पंचायतों में, महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया है, 50% आरक्षण दिया गया है। तो आपका 50% रिजर्वेशन इन तीन, लेकिन 33% हर जगह देना चाहिए। तो मैम जब 33% है तो इन्होंने 50% कैसे दे दिया? क्योंकि प्यारे बच्चों, पंचायत जो हैं वो राज्य सूची का विषय है, और राज्य अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं। तो इन राज्यों ने अपने हिसाब से 50% रिजर्वेशन दे दिया। कल से क्लास होगी आदित्य, क्लास आज खत्म नहीं होगी, अभी मैंने बोला है। एक चीज और लिखवाना चाहूंगी मैं यहां पर, नोट डलवाकर इस वाली स्लाइड पर, कि जो पंचायतों का गठन है वो आपने ज्यादातर कितना सुना है, 3 स्तर पर। लेकिन अगर आपसे ये प्रश्न पूछा गया, इधर ही लिखूंगी बच्चा, इधर ही, कि 4 स्तरीय पंचायत कहां पर है, 4 स्तरीय पंचायत, तो बेटा आपका वेस्ट बंगाल में। कहां पर है 4 स्तरीय पंचायत? इसका आंसर होगा वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल इसका आंसर होगा, पश्चिम बंगाल इसका आंसर हो जाएगा। तो यहां 4 स्तर हैं, क्योंकि राज्य सूची का विषय होने के कारण आपके राज्य अपने हिसाब से अपनी पंचायतों के बारे में यह कह सकते हैं कि राज्य का विधानमंडल कानून बना सकता है। तो जो 50% रिजर्वेशन यहां पर दिया गया है वो क्यों दिया गया है? क्योंकि मैम राज्य सूची का विषय है और राज्य विधानमंडल अपने हिसाब से कानून बना सकता है। तो बेटा रिजर्वेशन समझ में आया? बच्चा विजय मुझे अभी नहीं पता इस बारे में, ठीक है। आगे आइए, रिजर्वेशन इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्या याद हो जाएगा? ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा नगर पालिका। उसमें आपको फिर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक। आगे देखिएगा, आगे प्यारे बच्चों अगर हम बात करते हैं तो यहां देखिएगा पंचायतों का कार्यकाल, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, प्रथम अधिवेशन की तिथि से
5 वर्ष निर्धारित, यानी अगर मैं आपसे कार्यकाल की बात करूंगी तो आप समझ ही गए होंगे कि कितना होता है, 5 इयर्स होता है मैम, 5 वर्ष होता है। किस दिन से, जिस दिन इसकी फर्स्ट मीटिंग होती है, फर्स्ट मीटिंग से लेकर इसका कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। ये तो सिंपल एक लाइन लिखी हुई है, ठीक है। द टर्म हैज बीन फिक्स्ड एज 5 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट सेशन, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है, अब मैं आपसे यहां कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, सिंपल क्वेश्चन पूछूंगी, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन, क्या पंचायत को उसके कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भंग या विघटित, पहले तो आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, विघटित किया जा सकता है। विघटित यानी कि बच्चों डिसॉल्व किया जा सकता है, यस या नो, आंसर कीजिएगा इन कमेंट बॉक्स, ठीक। ये दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी पंचायत को उसके कार्यकाल समाप्त होने के पहले भंग किया जाता है, तो वह नो नहीं यस होगा बेटा, यस। क्या होगा, हाँ। मेरा दूसरा क्वेश्चन देखकर ही समझ जाते, यस। क्या होगा, यस, किया जा सकता है। अब आगे देखिए, यदि किसी पंचायत को उसके कार्यकाल समाप्त होने से पहले भंग किया जाता है तो नई पंचायत कितने समय के लिए बनेगी। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल दूंगी आपको, बनेगी। 2 कंडीशंस हैं यहां पे, 2, इस क्वेश्चन की 2 कंडीशन। पहला कंडीशन, मान लीजिए कि एक पंचायत है और इस पंचायत ने प्यारे बच्चों कार्य किया 3 वर्ष। कार्य कितना किया इसने, 3 वर्ष, केवल 3 इयर्स, और 3 वर्ष में इसको कर दिया भंग। तो आप बताएंगे नई पंचायत का कार्यकाल क्या होगा। क्या वो 5 वर्ष के लिए बनेगी या वो 2 वर्ष के लिए बनेगी। पहला कंडीशन ये है, फर्स्ट कंडीशन इस क्वेश्चन की। दूसरा, अगर कोई पंचायत है और इस पंचायत ने प्यारे बच्चों कार्य किया यहां पर 4 वर्ष 6 माह, और क्या किया गया फिर इसके बाद इसे भंग कर दिया, तो नई पंचायत का कार्यकाल यानी टेन्योर आपको बताना है। चलिए बताइए, पहले वाले का आंसर जिस बच्चे ने कहा है 2 वर्ष, उसका बिल्कुल ठीक है, यानी कि इस कंडीशन में किसके लिए बनेगी, शेष कार्यकाल के लिए, यानी जो रिमेनिंग टेन्योर है उसके लिए। रिमेनिंग टेन्योर शेष कार्यकाल, ठीक है, इसके लिए बनेगी। और प्यारे बच्चों नेक्स्ट का आंसर बताओ, नेक्स्ट में कितने के लिए बनेगी, 6 माह या 5 साल। बहुत बढ़िया, बच्चे कह रहे हैं
5 साल। बहुत बढ़िया। किसके लिए बनेगी? 5 वर्ष। क्यों मैम? इसका आंसर बताती हूं, 5 इयर्स। तो आप ध्यान रखना, क्योंकि 6 माह का समय, 6 माह का समय पंचायत के निर्वाचन के लिए ही, पंचायत के निर्वाचन के लिए ही चाहिए होता है, चाहिए होता है। इसीलिए, इसीलिए यदि कोई पंचायत, यदि कोई पंचायत 6 माह या 6 माह से कम समय पहले, कम समय पहले भंग होती है, तो नई पंचायत, तो नई पंचायत 5 वर्ष के लिए बनेगी, 5 वर्ष के लिए बनेगी। यानी अगर 6 महीने से ज्यादा का समय है तो शेष कार्यकाल, और 6 महीने से कम समय है तो आपका 5 वर्ष के लिए बनेगी। क्योंकि 6 महीने तो बेटा इलेक्शन में ही लग जाते हैं। प्रीति कह रही है भंग कौन करता है? विधानमंडल। अगर पंचायत अच्छे से काम नहीं करती है तो प्यारे प्यारे से बच्चों, ठीक है, प्यारे प्यारे से बच्चों, इसमें फिर आपकी जो पंचायत है, ठीक है, मैं क्या कह रही थी, विजय का वो पढ़ने लग गई, कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर देती हूं। अगर पंचायत की हम बात करते हैं, इलेक्शन 6 महीने लगते हैं, और कोई पंचायत बनती है 5 साल के लिए, या तो वो 6 महीने से पहले या 6 महीने के बाद, तो अगर वो 6 महीने पहले या 6 महीने में भी कम समय से पहले भंग होती है तो शेष वो 5 साल के लिए, और अगर 6 महीने से ज्यादा समय बचा है, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने भी अगर बचा है तो भी शेष कार्यकाल के लिए। ठीक है, अब आपका क्या क्या लिखा जाएगा, अब तक आपने मैम जो बताया है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो ये वाली स्लाइड आपकी लिखी जाएगी, एंड में मैं स्टार, और अब आपको पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि क्या लिखा जाएगा, क्योंकि मैं आपको पीडीएफ से अब पढ़ाती ही नहीं हूं। आपको जो मैं लिख रही हूं ये सब लिखना है। जी हाँ, आपको नोट्स के अलावा एग्जाम के लिए कुछ पढ़ना ही नहीं है, कोई बुक नहीं पढ़नी। अब यहां पे बात करते हैं सदस्यों की अयोग्यताएं। कौन सा सदस्य अयोग्य हो सकता है? पंचायत अयोग्यताएं, तो पहले अयोग्यताएं बाद में लिखना, पहले आप लिखो योग्यताएं, फिर आप अयोग्यताएं तो खुद ही लिख लोगे। पहले आप लिखो क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशंस। पहला, आपको पता ही है, भारत का नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा, न्यूनतम आयु, मिनिमम एज, मिनिमम एज, न्यूनतम आयु, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, मिनिमम एज 21 वर्ष। उसके बाद अन्य योग्यताओं का निर्धारण, अन्य योग्यताओं का निर्धारण, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर,
स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधानमंडल करता है। तो अपने हिसाब से कर सकते हैं ये। ठीक, आगे आ जाइए। फिर मैम अयोग्यताएं, तो बेटा उल्टा करना है आपको। डिस्क्वालिफिकेशंस, डिस्क्वालिफिकेशंस, डिस्क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन। शिट, कोई बात नहीं, हमें उसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैंने सब लिख दिया है। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशंस, आगे आ जाइए। डिस्क्वालिफिकेशन अयोग्यताएं, तो पहला उल्टा करो, भारत का नागरिक ना हो। दूसरा, न्यूनतम आयु पूरी ना हो। तीसरा, राज्य विधानमंडल की किसी विधि के अधीन अयोग्य ना हो। अभी समझाऊंगी। किसी विधि के अधीन अयोग्य ना हो, इसका क्या मतलब है मैम, अभी बताती हूं। अयोग्य ना हो, देखो आपने देखा होगा कि किसी किसी राज्य में कहा गया है कि कोई भी अगर पंचायत का सदस्य बनना चाहता है तो उसके 2 ही बच्चे होने चाहिए। अगर 2 से ज्यादा हैं तो पंचायत के सदस्य नहीं बन सकता। एटलीस्ट 10वीं क्लास तक पढ़ा लिखा होना चाहिए, कहीं पे ये ऐड कर रखा है। तो राज्यों ने अपने अपने हिसाब से क्वालिफिकेशंस को डिसाइड किया है, लेकिन ये 2 कंपलसरी हैं, 2 कंपलसरी होती हैं। अब जैसे मान लो कि किसी राज्य ने कह रखा है कि 2 बच्चे हैं वही पंचायत का सदस्य बन सकता है, अगर किसी के 3 बच्चे हैं तो नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया है वहां के मेंबर के लिए, उसके लिए वो डिस्क्वालीफाई है, क्योंकि 2 बच्चे चाहिए पर उसके तो 3 हैं। उसके बाद किसी राज्य ने बोल दिया कि 10वीं तक पढ़ा लिखा होना चाहिए, अब वो पढ़ा लिखा है ही नहीं, तो फिर वो अयोग्य हो गया। यहां विधि का मतलब किससे है? अयोग्यता से है प्यारे बच्चे। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो क्या ये बात आपको समझ आई? सोमवंशी प्रतीक बच्चा जो बढ़ाया है वहीं से क्वेश्चन आएगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो प्रीवियस ईयर उठाकर कोई भी क्वेश्चन देख लो, आपके कंटेंट से बाहर नहीं जाएगा। अब एक बच्चा कह रहा है हमारे यहां भैंस चराने वाला पंचायत का प्रधान है। बिल्कुल होगा, क्योंकि सब जगह पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। सब जगह ये नहीं है कि 2 ही बच्चे हों, कितने भी बच्चे हो कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, तुम बन जाओ। 6-7 बच्चे हो तो मैम तो नहीं बन। अरे फिर वही बात बेटा, ये एक एग्जाम्पल है, सारे राज्यों में ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि कुछ कुछ राज्यों ने ऐसा कर रखा है, तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ राज्यों ने अपने यहां अपने हिसाब से क्वालिफिकेशन तय कर रखी है। सारे राज्यों में ऐसा नहीं है कि किसी के सबके 2 ही बच्चे होने चाहिए। जैसे हरियाणा में कह रखा है कि 2 बच्चे हों, लेकिन यूपी में नहीं कह रखा। यूपी में नहीं कह रखा 10वीं पढ़ा लिखा होना चाहिए। कुछ राज्यों ने बोला है, सबने नहीं बोला, क्योंकि अनपढ़ भी प्रधान है। तो योग्यताएं और अयोग्यताएं दोनों आपके क्या हो सकते हैं? थैंक यू भाई वैभव, थैंक यू बच्चा, थैंक यू सो मच। तो आप ये कह सकते हैं कि क्वालिफिकेशंस और डिस्क्वालिफिकेशंस राज्य खुद तय करते हैं। 2 कंपलसरी हैं, भारत का नागरिक और न्यूनतम आयु। मैम हम भी बन सकते हैं जी, बन सकते हैं बिल्कुल। अगर आपको वोट मिलेंगे, आपके पास पैसा है, क्योंकि यही सच्चाई है कि प्रधानी के इलेक्शन में भी बहुत पैसा खर्च होता है। तो ये लिखना है जी बच्चा, आपको लिखना है। क्वालिफिकेशंस और डिस्क्वालिफिकेशंस आपको दोनों बताई हैं। आगे आ जाइए। फिर आपका है पंचायतों की शक्तियां और प्राधिकार। आखिर पंचायतें क्या काम करती हैं, आखिर पंचायतें कैसे काम करती हैं? जी संदीप राजस्थान में भी है,
तो अलग अलग यहां पे किया हुआ है। ठीक है, आगे आ जाइए। अगर मैं आपसे बात करूं, देखो पहला काम क्या है, पहला लिखिएगा सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाना, योजनाएं बनाना। ठीक है, लिखिएगा prepared the schemes for, prepared the schemes for social and economic development, social and economic development। यानी कि ये पंचायतों का कार्य है कि आपकी पंचायतें आपके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए काम करें। सामाजिक विकास यानी कि गांव में जो भेदभाव है उसे खत्म करें, जाति धर्म के नाम पर भेदभाव को खत्म करें। अयोग्यता में तीसरी शर्त गलत है, राज्य विधानमंडल की किसी विधि के अधीन अयोग्य हो, सॉरी मैंने यहां ना हो लिख दिया है, अयोग्य हो, आई एम सॉरी, अयोग्य हो। थैंक यू सोनू, अयोग्य हो लिख देना उसको, अयोग्य ना हो वो इस तरफ आएगा, अयोग्य हो। आगे आइए, समझाया। उसके बाद प्यारे बच्चों दूसरा, दूसरा काम क्या होता है, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाएं लागू करना। बनाना भी इसी का काम है और लागू करना भी इसी का काम है। देखिए, एग्जीक्यूट या इन्फोर्स्ड द स्कीम्स, द स्कीम्स फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्लियर, आगे थर्ड लिखिएगा 29 विषयों पर, ऐसे लिखना पूरा, 11वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची यानी 11th शेड्यूल, 11वीं अनुसूची में दिए गए 29 विषयों पर कार्य करना। ये प्यारे बच्चों पंचायत की शक्तियां हैं, ये प्यारे बच्चों पंचायत की पावर्स हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक बच्चा कह रहा है प्रधान बनने के लिए 1 करोड़ लगता है, भाई पता नहीं मुझे 1 करोड़ लगता है कि 2 करोड़ लगता है, लेकिन करप्शन खूब होता है। ठीक है, आगे आ जाइए। अब ये तो हो गई सीधा कि स्कीम्स बनाएंगे कि सोशल डेवलपमेंट कैसे हो, लोगों को रोजगार कैसे दे सके, आर्थिक विकास भी करना है। अब केवल स्कीम्स नहीं बनानी, उन्हें एग्जीक्यूट भी करना है कि भाई कैसे हो सकता है ये। उसके अलावा जो 29 विषय, जैसे कि आपकी सड़कें बनवाना, ठीक है, उसके अलावा आपके यहाँ पे लाइटिंग का सिस्टम देखना, वाटर सिस्टम को देखना, स्कूलों की व्यवस्था करना, स्कूलों को साफ सुथरा करना, सड़कों को साफ सुथरा करवाना, नालियों को साफ सुथरा कराना, गंदगी को हटवाना, ये सब किसके काम है, पंचायत के काम है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे देखिएगा। अगर प्यारे बच्चों आगे मैं आपसे बात करती हूं, प्राधिकार का मतलब होता है अजय कुमार जी अथॉरिटी, किसी चीज की अथॉरिटी लेना, जिम्मेदारी लेना।
ठीक, आगे देखिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों अब हम आ जाते हैं कि जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया था आर्टिकल 280, उसमें मैंने बताया था संघ का वित्त आयोग, जिसमें मैंने आर्टिकल 280 बताया था, तो उसी की तरह होता है बेटा राज्य वित्त आयोग, लेकिन मैं आपको उसको लिखकर पढ़ाऊंगी तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको लिखना है मैम, जी हाँ इसको लिखना है। अब हम पढ़ लेते हैं इसके बाद में राज्य वित्त आयोग। ध्यान से सुनना, पहले लिखिएगा आर्टिकल 243 का आई, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लिखिएगा इसमें राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन, एक सेंटर का होता है और स्टेट का बिल्कुल अलग होता है। तो प्यारे बच्चों आपको अब यहां पे मैंने वो बताया था कि आपका संघ वित्त आयोग, इसका गठन, गठन यानी कि फॉर्मेशन, गठन यानी कि फॉर्मेशन प्रत्येक 5 वर्ष पर, प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा every 5 year, every 5 years by the governor, by the governor। ठीक है, इसमें कौन कौन होता है? एक अध्यक्ष यानी चेयरमैन, ठीक है, आगे देखिएगा चेयरमैन प्लस अन्य सदस्य, अदर मेंबर्स, अदर मेंबर्स, अन्य सदस्य, अदर मेंबर्स। ठीक है, अब यहां पे बात आती है कि मैम अध्यक्ष और अन्य सदस्य इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो प्यारे बच्चे इनकी नियुक्ति करेंगे राज्यपाल, आपके गवर्नर। इनका कार्यकाल कितना होगा मैम? टेन्योर, तो बेटा सीधा 5 वर्ष होगा। मैम त्यागपत्र किसको देंगे? तो प्यारे बच्चों राज्यपाल को देंगे। मैम इसका कार्य क्या होता है? कार्य बताइए, कार्य क्या करते हैं ये? तो ध्यान से सुनिएगा। पहला, राज्य की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, फंड ऑफ स्टेट, राज्य की संचित निधि से कितना अनुदान यानी कि ग्रांट्स, अनुदान यानी कि ग्रांट्स, ग्रांट्स कितना अनुदान, थोड़ा इधर कर देती हूं ताकि ग्रांट्स आपको दिख जाए। अब दिख रहा होगा ग्रांट्स, पंचायतों या नगर पालिकाओं, दोनों के लिए काम करता है ये, या नगर पालिकाओं को दिया जाएगा। कितना ग्रांट्स पंचायतों या नगर पालिकाओं को दिया जाएगा, यानी कितना ग्रांट यहां पे मिलेगा, कितना पैसा, अगर मैं और सिंपल भाषा में बताऊं कि कितना पैसा राज्य की संचित निधि से पंचायतों को दिया जाएगा, पहला काम। दूसरा काम होता है बेटा कि आपकी पंचायतों या नगर पालिकाओं, या नगर पालिकाओं
कि वित्तीय स्थिति को कि वित्तीय स्थिति यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन को कैसे सुधारा जाए, इसके लिए सुझाव यानी कि एडवाइस देना। सुझाव लिख दो या सलाह लिख दो। अब बात आती है कि ये सारी एडवाइस देता किस में है, तो प्यारे बच्चे ये अपनी एक रिपोर्ट बनाता है और रिपोर्ट राज्यपाल को देता है, राज्यपाल इसकी रिपोर्ट विधानमंडल के सामने राज्यपाल इसकी रिपोर्ट विधानमंडल के सामने रखवाते हैं। ये होता है आपका स्टेट वाला और सेम था आपका सेंटर वाला। इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है, वहां पर भी 5 साल पे गठन था, यहां भी। वहां राज्यपाल की जगह राष्ट्रपति था, यहां राज्यपाल है हर जगह। वहां पे आपके राज्यों की स्थिति सुधारने की बात थी, यहां पंचायत और नगर पालिका की बात है। क्या यहां तक बात समझ में आई? क्या यहां तक एक बच्चा कह रहा है पंचायत वाला टॉपिक खत्म हो गया? बेटा कहां दिमाग है, अभी पंचायत वाला टॉपिक ही चल रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, रवि कुमार जी, हर राज्य का अपना स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है, तो आप कितने स्टेट फाइनेंस कमीशन के नाम याद रखोगे? आपका जो सेंटर वाला है उसके इस समय एनके सिंह है और आने वाले समय में अरविंद पनगड़िया होंगे। अभी 15वां वित्त आयोग कर रहा है, 16वें वित्त आयोग के अरविंद पनगड़िया। आपको मैंने बेटा कल ये पहले बताया, राष्ट्रपति में पढ़ाया हुआ है, जाकर देखना। मैम कितना घंटे पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा? बेटा ये डिपेंड करता है आपके समझने की क्षमता पर। कोई बच्चा किसी चीज को एक बार में समझ जाता है और किसी को 2-3 बार में समझ में आता है, तो ये तो आपकी कैपेबिलिटी है कि आप कितनी देर पढ़कर सिलेक्शन ले सकते हो, आपकी क्षमता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे स्टेट वाला है। ऐसे ये दोनों के लिए काम करेगा। जब आपको यहां ध्यान रखना, अब आएगा राज्य निर्वाचन आयोग, ये भी दोनों के लिए काम करेगा। अब राज्य निर्वाचन आयोग में देख लो, इसको भी मैं लिखकर बताऊंगी तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। ये लिखना है, जी हाँ ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, जी हाँ ये लिखना है। ठीक, अब इसी के बाद लिख लो आप यहां पर राज्य निर्वाचन आयोग और आप आर्टिकल लिखना पहले, आर्टिकल 243 का के। इसमें क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। हर स्टेट का अपना स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि सेंटर वाला इलेक्शन कमीशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं। आगे आ जाइए, राज्य निर्वाचन आयोग। देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, यह भी एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि स्टेट वाला भी आपका कैसा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या वित्त आयोग भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? जी हां, वित्त आयोग भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी जिसके बारे में आपका संविधान बात करता है वो सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। जैसे योजना आयोग के बारे में संविधान ने बात नहीं की तो वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, नीति आयोग के बारे में संविधान ने बात नहीं की तो वो भी आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यह आप ध्यान रखेंगे।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। गुलाम अब्बास जी, जितना इंग्लिश लिखने की जरूरत है उतना लिखा जाता है। अगर आपको वर्ड टू वर्ड हिंदी और इंग्लिश चाहिए तो फिर आपको पीडीएफ से पढ़ना होगा, क्योंकि वर्ड टू वर्ड हिंदी और वर्ड टू वर्ड इंग्लिश लिखना पॉसिबल नहीं है, वो इम्पॉसिबल है। और आपको दिख रहा होगा तो जहां भी टफ वर्ड्स आते हैं, सॉरी, जहां भी टफ वर्ड आ रहे हैं उस हर जगह पर मैंने इंग्लिश लिखी हुई है। हर जगह पर आप कहीं भी उठा के देख लो, यहां पे पूरी पूरी इंग्लिश लिखी है। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि टोटल हिंदी और टोटल इंग्लिश सिर्फ हाथ से लिखकर, क्योंकि इसीलिए मैं पीडीएफ से पढ़ा रही थी, लेकिन आप सबने ऑब्जेक्शन कर दिया, तो बेटा ये पॉसिबल नहीं है टीचर के लिए कि वो एक एक वर्ड वर्ड टू वर्ड हिंदी इंग्लिश लिखे, ये बहुत मुश्किल है। फिर तो आपकी पॉलिटी कम से कम 4 महीने में कंप्लीट होगी। ठीक है, कल क्लास खत्म हो जाएगी। जी हाँ, आगे सुन लीजिए, अब खत्म तभी होगी जब आप सुनेंगे। ठीक है, संवैधानिक संस्था है। उसके बाद इसमें कौन होता है, इसमें प्यारे बच्चों देखना, एक होते हैं आपके निर्वाचन आयुक्त। इसमें आपका कौन होता है, निर्वाचन आयुक्त, यानी इलेक्शन कमिश्नर होता है, इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, अब यहां पे निर्वाचन आयुक्त, इसकी नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, बताइए कौन करेगा, नियुक्ति अपॉइंटमेंट राज्यपाल द्वारा, बाय द गवर्नर, बाय द गवर्नर। वहां राष्ट्रपति कर रहे थे, यहां राज्यपाल करेंगे। वहां 3 सदस्य थे, यहां केवल एक ही मेन मेंबर होता है, बाकी इसकी हेल्प के लिए अन्य सदस्यों की नियुक्ति हो जाती है। ठीक है, आरुषि मैम भी रोहित कुमार जी ऐसे ही पढ़ाती हैं जैसे मैंने पढ़ा रही हूं। आरुषि मैम के नोट्स मैंने देखे हैं। आगे आइए, फिर बात करते हैं कि भाई यहां पर इस निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है, मैम टेन्योर कितना होता है। तो प्यारे बच्चों, आपका इनका टेन्योर होगा, लिखिएगा 6 इयर्स। ठीक है, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, या 62 वर्ष की आयु, एज ऑफ 62 इयर्स, एज ऑफ 62 इयर्स, ये होता है। आगे देखिएगा, फिर हम बात करते हैं त्यागपत्र, यानी कि ये अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं, रेजिग्नेशन। तो प्यारे बच्चों, राज्यपाल को, गवर्नर को देते हैं। ठीक, आगे आइए, फिर बताते हैं कि मैम इनके हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया, रिमूवेबल प्रोसेस, रिमूवेबल प्रोसेस क्या होता है। तो अभी जो मैं लिखवाऊंगी आप केवल उसको लिखेंगे। आप लिखेंगे जिस प्रकार, जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, इंग्लिश में लिखेंगे जजेस ऑफ हाई कोर्ट। इंग्लिश में आप लिख दीजिएगा हटाने की प्रक्रिया में, इट्स लाइक अ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे ऑफ हाई कोर्ट, ये हो गया इंग्लिश में। जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, उसी प्रकार
उसी प्रकार इन्हें भी हटाया जाता है, इन्हें भी हटाया जाता है। तो इट्स लाइक अ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह। ठीक है प्यारे बच्चे, इन्हें हटाया जाता है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि जैसे वो हटेंगे। अब मैम वो कैसे हटेंगे, तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हटते हैं। आज ही इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा, आज ही की क्लास में। तो सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। अब बात आती है कि इस स्टेट इलेक्शन कमीशन का कार्य क्या होता है। हमें इसके कार्य बताओ। मैम हमें इसके फंक्शंस, कार्य कहिए या शक्तियां। ठीक है, पावर्स एंड फंक्शंस, पावर्स एंड फंक्शंस। आगे आइए यहां पर, कार्य एवं शक्तियां। अगर कार्य और शक्तियों की बात करते हैं तो पहला क्या होगा, निर्वाचन का संचालन, निर्वाचन का संचालन, कंडक्टिंग इलेक्शन, कंडक्टिंग इलेक्शन। अब किस किस के इलेक्शंस कंडक्ट कराती हैं, तो दो ही लोगों का इलेक्शन कराने के लिए ये बनता है, पंचायत या नगर पालिका, पंचायत या नगर पालिका। ठीक, दूसरा निष्पक्ष चुनाव कराना, निष्पक्ष चुनाव का संचालन, कंडक्टिंग फेयर इलेक्शन, कंडक्टिंग फेयर इलेक्शंस, ये इसका काम है। तीसरा, मतदाता सूची तैयार करना, मतदाता सूची तैयार करना। ये सब आपको मैं समझा चुकी हूं, यानी प्रिपेयर्ड इलेक्टोरल लिस्ट, प्रिपेयरिंग इलेक्टोरल लिस्ट, इलेक्टोरल लिस्ट या वोटर लिस्ट, आप कुछ भी कह सकते हैं। ये सब आपको मैंने बताया हुआ है जब इलेक्शन कमीशन पढ़ाया था। आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन केवल किसके लिए बनता है, केवल इन दोनों के लिए, क्योंकि बाकी सारे इलेक्शंस कौन करवाता है, बाकी सारे इलेक्शन कराता है आपका सेंटर वाला स्टेट, सॉरी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जो होता है। ठीक, उसके बाद और क्या क्या काम हो सकता है, और मैम यहां पर एक काम हो सकता है, चुनावों को रद्द करना। बेटा बताओ कब करते हैं रद्द, चुनावों को रद्द करना, कैंसलेशन इलेक्शन, चुनावों को रद्द करना, तो कैंसलेशन इलेक्शन, कैंसलेशन इलेक्शन, कैंसलेशन इलेक्शन। कब करेगा रद्द, बताओ जल्दी से, रद्द कब किया जाता है, बताइए बेटा, रद्द कब किया जाता है आप बताएंगे। तो आप यहां पे इतना याद रखिए, इससे ज्यादा यहां नहीं पूछा जाएगा। नहीं, 5 साल और 65 नहीं होगा नु कुमारी जी, 6 साल और 62 होगा। जो मैंने लिखवाया है वो बिल्कुल सही है। अदर इलेक्शन कमिश्नर्स के बराबर ही इनका होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर फेयर इलेक्शन ना हो, शाबाश, अगर इलेक्शन इनवैलिड हो तो ये कैंसिल कर देता है। शाबाश बच्चों, जी हां, कुछ घोटाला हो, कुछ करप्शन हो, इनवैलिड इलेक्शंस हो तो उनको ये कैंसिल कर देगा। तो ये आपका क्या हो गया, यहां पर पंचायत खत्म हो गया, और अब हम यहां पे स्टार्ट करेंगे नगर पालिका। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, आपका एक नया चैप्टर जिसका नाम है नगर पालिका, जिसका नाम है म्युनिसिपैलिटी, जिसका नाम है म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका।
तो प्यारे बच्चों ये कहां पर होती हैं? शहरों में। वो गांव में, ये शहरों में। वो जो काम गांव में करेंगी वो ये काम सिटीज में करेंगी। क्लियर है? अब नगर पालिका नया चैप्टर है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखिएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि नगर पालिका, पहला क्वेश्चन यहां से बनता है कि प्रथम नगर निगम। चलो पहले इसका स्ट्रक्चर समझा दूं फिर फैक्ट लिखवाऊंगी। नगर पालिका प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट या मैं कह सकती हूं कि भाग 9 के ए में है। पंचायत आपकी पार्ट 9 में, ये 9 के ए में है। उसके बाद इनके आर्टिकल्स की बात करेंगे तो आर्टिकल 243 के पी से 243 के जेड जी तक हैं आपका नगर पालिकाएं, आपकी म्युनिसिपैलिटी। अगर आगे मैं इसके बारे में बात करूं तो आप यहां पे ध्यान रखेंगे, इसके लिए क्या किया गया था? पीएम थे आपके, पीएम लिखिएगा सेम, पीवी नरसिंह राव, पीवी नरसिंह राव। ठीक है, इनके समय ये भी लिखवाऊंगी, एक इधर और थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ये 12th शेड्यूल में है। 12th शेड्यूल यानी कि 12वीं अनुसूची, वो 11वीं में और ये 12वीं में। ठीक है, इस 12th शेड्यूल में इनके लिए 18 विषय हैं, 18 विषय यानी कि 18 सब्जेक्ट्स जिन पर ये काम करते हैं। अब लिखिए, इनके समय 74वां संविधान संशोधन विधेयक, 74वां संविधान संशोधन विधेयक 1992, इंग्लिश में 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 1992 क्या हुआ? लोकसभा में पेश, इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। तो जिस दिन जेड जी का मतलब है बेटा आपका कैपिटल जेड और जी, यहां तक है। आप जब इसके आर्टिकल्स देखोगे तो लिखा होगा 243 का पी, 243 का पी, उसके बाद पी के बाद क्या आता है क्यू, तो पी क्यू आर एस टी यू, जेड तक आ गए। फिर जेड के बाद फिर जेड ए, जेड बी, जेड सी, जेड डी, जेड ई, जेड एफ, जेड जी, ये है जेड जी। ठीक है, किसने क्वेश्चन किया है? कृष्णपाल। क्या ये बात समझ आई? ठीक है, क्या ये बात समझ आई आपको? तो इस तरीके से इसमें आर्टिकल्स हैं। अब बात आती है कि आखिर लोकसभा में इस बिल को कब पेश किया गया था, आखिर कब लोकसभा में इसे, तो मैंने कल आपको डेट बताई थी, 1 मिनट, लोकसभा में देखते हैं। तो आपने बताया था मैम कल 22 दिसंबर 1992, और इसी दिन क्या हो गया था बेटा, यहां से पारित हुआ था, यानी कि पास। ठीक, फिर मैम ये बिल कहां गया? राज्यसभा में, और राज्यसभा में ये आपका कब इंट्रोड्यूस हुआ था? इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। तो प्यारे बच्चों राज्यसभा में ये 23 दिसंबर 1992 को। फिर ये कहां गया था आपको बताया है। फिर मैम ये यहां से, अच्छा इसी दिन यहां से क्या हुआ था? पास, यानी कि पारित। और यहां से पास होकर बच्चा ये गया था प्रेसिडेंट के पास,
राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति ने इस पर क्या किया, सिग्नेचर की डेट बताइए, हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर, बताइए कब किया था सिग्नेचर, सिग्नेचर की डेट बताइए, सिग्नेचर किस डेट को किया गया था, मुझे उसका आंसर चाहिए आप लोगों से, बताइए सिग्नेचर किस डेट को हुआ था। तो आपने कल बताया था 20 अप्रैल 1993। ये दो बिल आपके एक साथ साइन हुए हैं, और जैसे ही ये आपका बिल साइन हुआ तो बात आती है कि ये बिल जो आपने लिखवाया है ये लागू कब हुआ, इसे इन्फोर्स्ड कब किया गया। तो प्यारे बच्चे इसे इन्फोर्स किया गया 1 जून 1993 से, और जैसे ही ये एग्जीक्यूट हुआ आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 के ए में रखा गया, आर्टिकल 243 के पी से 243 के जेड जी तक है, और प्यारे प्यारे से बच्चों इसमें आपकी नगर पालिकाओं का संवैधानिक प्रावधान है, वो आपका 24 अप्रैल 1993 से एग्जीक्यूट हुआ था, और आपको ध्यान रखना है कि इतना ही आपका ये कब लागू हुआ, तो 1 जून 1993 में। क्लियर। अब आते हैं कि आपका जो नगर पालिका है, ठीक है, ये आपका यहां पे बन गया पीवी नरसिंह राव साहब, यहां पर भी आपके कौन है, आपके यहां पर पीएम है। अब लिखिएगा, आपको अब मैं यहां पे कुछ एक चीज बताऊंगी, नगर पालिकाओं का आर्टिकल लिखना, आर्टिकल 243 का क्यू, नगर पालिकाओं का, नगर पालिकाओं की संरचना, नगर पालिकाओं की संरचना नहीं, नगर पालिकाओं का गठन, सॉरी, नगर पालिकाओं का गठन, कंपोजिशन ऑफ नगर पालिका, बताओ कितने स्तर पर बनेगी ये, बताओ कितने स्तर पर बनेगी बेटा, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नगर पालिकाओं का गठन, कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी, प्यारे बच्चे ये भी आपकी त्रिस्तरीय होगी, त्रिस्तरीय यानी कि 3 टायर, 3 टायर, और ये 3 टायर है तो क्या क्या होगा देखना, पहला होता है नगर पंचायत, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेम, नगर पंचायत कहां पर बनती है मैम, तो नगर पंचायत बनती हैं आपकी ऐसे गांव जो शहर में परिवर्तित होते हैं, जो शहर में परिवर्तित हो रहे होते हैं, परिवर्तित हो रहे होते हैं या हो रहे हों, जिसे आप एक वर्ड में कहते हो टाउन या कस्बा, टाउन या कस्बा मतलब आधा गांव और आधा शहर। बहुत बढ़िया, जिन बच्चों ने बोला है 3 स्तर, तो आधा गांव आधा शहर आपका इसमें बनती है नगर पंचायत। दूसरा आपका होता है नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद, इसमें लिखिएगा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, सॉरी म्युनिसिपल काउंसिल, और ये कहां पे होती है, छोटे शहरों में, छोटे शहरों में, इन स्मॉल सिटीज, इन स्मॉल सिटीज, छोटे शहरों में। और लास्ट लिखिएगा थर्ड नगर निगम, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल
कॉरपोरेशन। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये कहां है? बड़े शहरों में, इन बिग सिटीज, जैसे दिल्ली, लखनऊ, गाजियाबाद, इन बिग सिटीज, मुरादाबाद, बड़े शहरों में। तो जिस तरीके से 3 स्तर पर पंचायत, उसी तरीके से 3 स्तर पर आपकी नगर पालिका। अब मैम इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसकी संरचना तो सेम बच्चा, इसकी भी संरचना आप कह सकते हो, यहां लिख सकते हो, नगर पालिका के सभी पद, all post of municipality प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाएंगे। fulfilled by the direct election, fulfilled by the direct election। क्लियर है यहां तक? तो ये आपके फुलफिल होंगे, लेकिन कैसे? डायरेक्ट इलेक्शन से। कुछ अलग आ रहा है? नहीं, सब वही है। अब आ जाते हैं, अगला पॉइंट रिजर्वेशन था मैम, तो यहां पर रिजर्वेशन देख लेते हैं। आ जाइए यहां पर, यहां पे आपका आर्टिकल ठीक कीजिएगा पहले तो, 1 मिनट, आर्टिकल ठीक कीजिएगा प्यारे बच्चों। और मैं इसको नहीं लिखवाऊंगी आपको, स्लाइड को नहीं लिखवाऊंगी। आर्टिकल 243 का टी है, ये क्या है? 243 का टी, ये गलत है, ये गलत है। तो रिजर्वेशन, प्यारे बच्चों आ जाओ उसी स्लाइड पर, देखो कैसे पढ़ते हैं चीजों को लिंक करके। आ जाइए, यहां मैंने 243 का डी बताया था आपको, और यहां 243 का आपका टी है। तो प्यारे बच्चे ये सेम रिजर्वेशन आपका किस में है? नगर पालिका में भी है। लेकिन नगर पालिका को जो आरक्षण है, नगर पालिका में जो रिजर्वेशन है, वो किस आर्टिकल में पहुंच जाएगा मैम? 243 का टी हो जाएगा। केवल क्या चेंज होगा मैम? आर्टिकल चेंज होगा, बाकी सब सेम है। एससी भी, एसटी भी और फीमेल्स भी, सबको रिजर्वेशन है, ये आप ध्यान रखेंगे। अजीत जी, जो प्योर सिटी होता है वहां पर आपकी नगर पालिका बनती है, सॉरी नगर निगम बनता है। छोटे शहरों में आपका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनता है। तो ये आपका रिजर्वेशन। अब एक पॉइंट यहां रिजर्वेशन वाला क्लियर हुआ। अब आ जाओ आप नगर पालिका पे। पहले मुझे थम्स अप करके बताओ ये बात समझ में आई कि केवल आर्टिकल चेंज होगा मैम। अब जहां मैंने स्ट्रक्चर बताया है वहीं पे मैं एक फैक्ट लिखवाने वाली हूं। इस फैक्ट को आप एड ऑन करेंगे अपने नोट्स के अंदर। यहां से पूछा जाता है, यहां से पहला नगर निगम फर्स्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, पहला नगर निगम की स्थापना, पहले कर लेना, पहले नगर निगम की स्थापना 1687 कहां पर हुई थी? मद्रास में। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में एसएससी ने पूछा है। 1687 मद्रास में पहले नगर निगम की स्थापना हुई थी। बस इतना, तो ये बात समझ आई, बहुत बढ़िया। अब आपने मैम इसके बाद नगर पालिका में रिजर्वेशन हो गया। रिजर्वेशन के बाद अगला पॉइंट क्या है? ड्यूरेशन है। अगला पॉइंट क्या है? ड्यूरेशन, यानी कि कार्यकाल। वापस आएंगे बेटा आप पंचायत की तरफ, आ जाइए यहां पर कार्यकाल। तो अब मैं यहां क्या लिखूंगी?
पंचायत या नगर पालिका। एक भी पॉइंट चेंज नहीं होगा, केवल जहां मैंने लिखा है पंचायत वहां आपको क्या लिख देना है, वहां आपको लिख देना है नगर पालिका। जहां जहां पंचायत वहां वहां नगर पालिका कर देना, बाकी सब सेम रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। 5 वर्ष 5 वर्ष। क्या नगर पालिका को उसके कार्यकाल होने से पहले समाप्त किया जा सकता है? जी हां। यहां पर भी मैम यही सेम कंडीशन होंगी, बिल्कुल सेम कंडीशन, केवल आपको क्या करना है, जहां पंचायत वहां नगर पालिका। क्या बेटा समझ में आया? अगेन रिस्पॉन्स देंगे विद स्माइलीज, अगेन रिस्पॉन्स देंगे विद स्माइलीज। जल्दी से मुझे अगेन रिस्पॉन्स चाहिए विद स्माइलीज। ठीक है, फिर आते हैं क्वालिफिकेशंस। बेटा यहां पर भी क्वालिफिकेशंस, अब मैं हेडिंग दे देती हूं पंचायत या नगर पालिका, दोनों के लिए सेम क्वालिफिकेशंस, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। मैम ये फिर से लिखें या चेंज कर लें? बस वहीं पे दूसरे पेन से लिख देना, वहीं पर दूसरे पेन से लिख देना। कोई परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा मैम, आगे आ जाओ। अब मैम नगर पालिका में और क्या बचा? कार्यकाल हो गया, योग्यताएं अयोग्यताएं हो गई, रिजर्वेशन हो गया। उसके बाद आपने नगर पालिकाओं की संरचना हमें ऑलरेडी बता दी कि सारे डायरेक्ट इलेक्शन से होंगे। आपने क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, अब मैम यहां पे इसका फंक्शन भी तो होगा, तो फंक्शंस भी बताओ। आ जाओ बच्चा, जहां फंक्शंस बताए हैं वहां आ जाते हैं कार्य शक्तियां। तो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है कि ये तो निर्वाचन आयोग की है, एक मिनट आ जाइए इधर, ये रहा। तो बेटा यहां पे पंचायत या नगर पालिका, ये गांव में सामाजिक और आर्थिक विकास करेगी, ये शहरों में करेगी। ये गांव में करेगी और ये शहरों में करेगी। अगर यहां नगर पालिका नहीं दिख रहा है तो मैं यहां लिख देती हूं या नगर पालिका। दोनों के सेम फंक्शन है, कोई परिवर्तन? जी नहीं, कोई परिवर्तन नहीं मैम, सब कुछ सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, बस चीजें वो ग्राम स्तर पर, ये शहरी स्तर पर। ये गांव में आर्थिक विकास और सामाजिक विकास करेगी, ये शहर में करेगी। और क्या चेंज है मैम? यहां 11वीं अनुसूची, यहां मैम 12वीं अनुसूची, इसको चेंज करना 12वीं अनुसूची। ठीक है, किसके लिए? नगर पालिका। और कितने विषय हो जाएंगे मैम? 18 विषय। हो गया चेंज। और कोई पॉइंट चेंज होगा? नहीं होगा मैम, कुछ भी परिवर्तन नहीं है बच्चा, केवल परिवर्तन है आर्टिकल्स और शब्दों का। पंचायत नगर पालिका 29 विषय 18 विषय, कार्यकाल 5। हाँ लिख दिया, देखो पूजा, थर्ड पॉइंट मैंने अलग कर दिया बच्चा। 12वीं अनुसूची नगर पालिका 18 विषय, ऑलरेडी चेंज कर दिया आपके कहने से पहले। तो एक चीज को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो दूसरी चीज अपने आप तैयार हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है, जैसे महान्यायवादी महाधिवक्ता, सीएम पीएम, राष्ट्रपति गवर्नर, विधानमंडल संसद। हो गया, आगे आ जाइए। फिर मैम नगर पालिका में देखो, मैं नगर पालिका से ही आपके पंचायत पे लेकर आ रही हूं आपको। तो आपने फिर आगे बताया है, ठीक है, स्ट्रक्चर हो गया, योग्यताएं अयोग्यता हो गई, शक्तियां हो गई। अब राज्य वित्त आयोग, क्या ये भी यही होगा? हाँ जी, यहां पे केवल आर्टिकल चेंज होगा बेटा। देखो आ जाओ, राज्य वित्त आयोग की तरफ चलते हैं हम पहले। राज्य वित्त आयोग, यहां पे प्यारे बच्चों जब ये पंचायत के लिए बनेगा, ठीक है, तो आर्टिकल 243 में आई के किसके लिए बनेगा? पंचायत के लिए। और अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पे आपका नगर पालिका के लिए किस आर्टिकल में बनेगा? केवल आर्टिकल हमें चेंज करना है और यहां लिखना है कि यही राज्य वित्त आयोग जब नगर पालिका के लिए बनेगा, नगर पालिका, तो मैम यहां पे
आर्टिकल 243 का y आ जाएगा। बस आर्टिकल चेंज, आई की जगह y, आई की जगह y। लोकपाल लोकायुक्त सेम, बिल्कुल। अब देखो एक बच्चा कह रहा है घिच घिच मच गई, इसमें क्या घिच घिच मच गई बताओ? दोनों एक साथ पढ़ सकते हैं, बिल्कुल। जो चेंजेस हैं वो मैं आपको बता रही हूं। यहां पे वाई, यहां पे आई, यही राज्य वित्त आयोग रहेगा, सेम चीजें, कुछ नहीं बदलेगा, एक वर्ड भी चेंज नहीं होगा। और मैंने देखो यहां दोनों का लिखा हुआ है, इसमें शुरुआत से ही दोनों को लिखवाया है। ठीक, आगे देखिएगा। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया है? आपने मैम हमें एक बताया है राज्य निर्वाचन आयोग, वो भी बता दो। देखो राज्य निर्वाचन आयोग जब ये पंचायत के इलेक्शन कराएगा, जब ये पंचायत के लिए काम करेगा, ठीक है, तो 243 का के ये किसके लिए है? पंचायत के लिए। और अगर यही राज्य निर्वाचन आयोग काम करेगा नगर पालिका के लिए, तो केवल आर्टिकल चेंज कर देना, आर्टिकल 243 का ZA। ये परिवर्तन होगा पूरी स्लाइड पर, नगर पालिका में नोट कर देना सारा, केवल आर्टिकल चेंज करके। सागर जब कोई डिफरेंस है ही नहीं, अब ये सारी चीजें मैं दोबारा लिखूं तो बेवकूफी है। अब मैं यहां पे ऐसा करती हूं कि जो एक्स्ट्रा स्लाइड्स हैं उन्हें पहले हटाती हूं, ताकि आपको सारी चीजें मैं बता सकूं, दोबारा से एक बार बता सकूं। ठीक है, आपको यहां पे सारी चीजें मैं बताती हूं, 1 मिनट। लेकिन पहले मैं यहां पे वो स्लाइड्स हटाती हूं जो कि एक्स्ट्रा हैं, क्योंकि हमें वैसे भी इनमें से तो कुछ पढ़ना ही नहीं है। मैंने सब तो आपको लिखकर ही पढ़ाया है। अभी गुचड़ पुचड़ जो हो रही है आपकी, गुचड़ पुचड़, पता नहीं क्या गुचड़ पुचड़ हो गई, सब बताने के बाद भी गुचड़ पुचड़ हो गई आपकी। चलो गुचड़ पुचड़ को दूर करते हैं कि गुचड़ पुचड़ क्यों हो गई। आ जाओ, आ जाओ जरा। चलो, हमने कहां से शुरू किया था? यहां से। बेटा पंचायतों का गठन बताया, ठीक है, फिर मैंने नगर पालिकाओं का, वहां पे आपको बताया, वहां भी 3 स्तर, यहां पे भी 3 स्तर। ठीक, अब कंफ्यूज मत होना। फिर वहां की संरचना, वहां भी डायरेक्ट इलेक्शन, यहां भी डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक, पंचायत में भी डायरेक्ट इलेक्शन, या वहां नगर पालिका में भी डायरेक्ट इलेक्शन। फिर आ जाओ, फिर रिजर्वेशन। तो प्यारे बच्चों रिजर्वेशन दोनों जगह है, और रिजर्वेशन जब दोनों जगह है तो पंचायतों के लिए किसमें? SC ST और फीमेल्स को। यही रिजर्वेशन नगर पालिका में है। पंचायत में रिजर्वेशन 243 का D, नगर पालिका में रिजर्वेशन 243 का T। आर्टिकल क्या है? 243 का T फॉर टेबल। रिजर्वेशन सेम रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। SC ST और फीमेल्स दोनों जगह पर दोनों को रिजर्वेशन है, और दोनों के केवल क्या चेंज है? आर्टिकल। यहां D लिखा है, यहां T लिख देना, बाकी पूरी स्लाइड सेम रहेगी, यह आप ध्यान रखेंगे। ठीक, उसके बाद आगे आइए, कार्यकाल की बात कर लेते हैं। बेटा कार्यकाल भी सेम रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जहां लिखा है पंचायत वहां लिख देना नगर पालिका, बाकी पूरी स्लाइड को कॉपी कर देना। जहां लिखा है पंचायत वहां क्या लिखना है? नगर पालिका। केवल ये चेंज होगा, उसके अलावा कुछ चेंज नहीं होगा।
ठीक, आगे यहां भी पंचायत नगर पालिका कर देना, यहां भी पंचायत नगर पालिका कर देना, यहां पर भी पंचायत नगर पालिका कर देना। क्लियर? अब क्लियर है? अगर है तो फिर यस करते जाइए। आगे फिर आपका क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन दोनों की सेम है, दोनों का सदस्य बनने के लिए यही क्वालिफिकेशन और यही डिस्क्वालिफिकेशंस चाहिए। आगे आइए, पंचायतों की शक्तियां और प्राधिकार। बेटा ये पॉइंट सेम, ये पॉइंट भी सेम, परिवर्तन कहां होगा? यहां। यहां था 11वीं अनुसूची, यहां 12वीं अनुसूची, यहां 29 विषय, यहां 18 विषय। ये किसके हैं? ये नगर पालिका के हैं। ये किसके हैं? पंचायत के हैं। तो थर्ड पॉइंट में चेंज होगा, थर्ड पॉइंट में चेंज होगा और कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ आ रहा है? तो थम्स अप करते जाइए फटाफट। उसके बाद मैंने आपको बताया आपका फाइनेंस कमीशन, तो सेम फाइनेंस कमीशन पंचायत के लिए जब काम करेगा, एक बॉक्स में लिखती हूं, जब फाइनेंस कमीशन पंचायत के लिए बनेगा तो किस किस आर्टिकल में बनेगा? 243 के आई में। और सेम फाइनेंस कमीशन अगर नगर पालिका के लिए बनेगा तो आर्टिकल 243 के वाई में। यानी क्या केवल चेंज हुआ? आर्टिकल। अब तुम्हारी खिचड़ी मैं सही करती हूं। अगर तुम अपने घर में खाना बनाते हो, ध्यान से सुनना, अगर कोई लड़की अपने घर में खाना बनाती है तो खाना बनाने की रेसिपी सेम रहेगी। अब वो अपनी उसके उसके बराबर में किसी की तबीयत खराब हो जाती है, मान लो किसी रिश्तेदार की तबीयत खराब हो जाती है, अब वो अपना घर छोड़ के कहां चली गई? रिश्तेदार के यहां, क्योंकि उसकी तबीयत खराब है, तो वो वहां पे खाना वाना बनाने के लिए गई है। तो आप मुझे ये बताओ, खाने की रेसिपी सेम रहेगी या जगह भी सेम रहेगी? चेंज क्या होगा, जगह या फिर खाने की रेसिपी? बताओ जल्दी, अब तुम्हें समझ आएगा। जगह चेंज होगी या खाने की रेसिपी चेंज होगी? ठीक है, आएगा भी नहीं फिर, जिसे समझ नहीं आ रहा आएगा भी नहीं, क्योंकि तुम टारगेट लेके बैठे हो मुझे परेशान करने का। अब मुझे समझ आ रहा है, इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा जो समझ में ना आए। बताओ जल्दी से, मैंने तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन किया है। फिर आपका राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग ये हो गया, राज्य की संचित निधि ये इसके काम है। फिर आपके निर्वाचन आयोग कहां चला गया भाई? मुझे लग रहा है राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग डिलीट हो गया। चलो अब मैं यहां पे ये सब हो जाता है। देखो क्लास में आप लोग पता नहीं क्या क्या करवा देते हो, आप लोग कुछ भी करवा सकते हो बेटा, बैक ही नहीं। चलो अब आगे चलते हैं और आगे की चीजें देखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे की चीजें देखते हैं। आपके चक्कर में डिलीट हो गया है, मुझे दोबारा सारा लिख के देना पड़ेगा। अब मेरा काम बढ़वा दिया तुम लोगों ने, है ना? अब मेरा काम तुमने बढ़वा दिया है, कोई नहीं, आपके पास पूरा पहुंच जाएगा। आगे अब आपका एक नया चैप्टर है सुप्रीम कोर्ट, ध्यान से सुन लो प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं है उसमें, कोई भी ट्रिक नहीं है, कुछ भी ट्रिक नहीं है। आप लोग इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? ऐसा क्या मैंने बता दिया है जो आपको समझ नहीं आ रहा है? अरे भाई सेम काम दो लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? इतनी सिंपल सी बात है, कभी आपकी मम्मी कर लेती है, कभी आप खुद कर लेते हो। आगे आ जाइए, सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे। चलो, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय,
ये प्यारे प्यारे बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में है, भाग 5 में। अब शांति से सुन लीजिए, पार्ट 5 या भाग 5, कुछ भी नई ट्रिक नहीं है, कोई भी मैंने एलियन वाला काम नहीं किया है जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। ठीक, आगे देखिएगा, पार्ट 5 भाग 5, उच्चतम न्यायालय, आर्टिकल 124 से लेकर 147। अब यहां पे देखिएगा, भारत में केवल एक ही एक ही उच्चतम न्यायालय है, यानी ओनली वन सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि मैम कितने सुप्रीम कोर्ट हैं, तो प्यारे बच्चों भारत में केवल एक ही सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, एक ही सुप्रीम कोर्ट है भारत में, क्या है, एक ही सुप्रीम कोर्ट। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये आपका सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय, इसके बारे में कि मैम इसका स्थान कहां पर है, मतलब ये कहां स्थित है, स्थान या स्थिति, सिचुएटेड बताओ, तो बताइए कहां पर स्थित है ये आप बताएंगे। फिर मैम अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई, एस्टैब्लिशमेंट, ये आपको बताना है। फिर मैम इसने कार्य प्रारंभ कब किया, कार्य प्रारंभ ये कब किया, ठीक, बहुत बढ़िया, दिल्ली, शाबाश, जिस बच्चे ने लिखा है दिल्ली, बिल्कुल ठीक। कार्य प्रारंभ एस्टैब्लिश हुआ था बेटा 26 जनवरी 1950 को, लेकिन इसने कार्य प्रारंभ किया 1950, कार्य प्रारंभ 28 जनवरी 1950। उद्घाटन इनॉग्रेशन कब हुआ, तो आप कहेंगे 28 जनवरी 1950। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर हम इसके बारे में कुछ फैक्ट लिखें, जैसे पहला क्वेश्चन, भारत के पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, न्यायालय की स्थापना कब और कहां, यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, कब और कहां। तो बेटा इसका आंसर लिखिएगा, आंसर हो जाएगा इसका, आप कहेंगे मैम 1774 में कलकत्ता में, और कलकत्ता में किस अधिनियम के अनुसार, 1773 के अधिनियम के अनुसार, अधिनियम के अनुसार, यानी फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आपका बना था कलकत्ता में ब्रिटिश के समय। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ 1773, अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ 1773। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, भारत का प्रथम संघीय न्यायालय, प्रथम संघीय न्यायालय, यानी फर्स्ट
फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। फर्स्ट फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया ये बना था आपका अक्टूबर 1937 इन दिल्ली। इन दिल्ली according to Act of 1935, 1935 के अधिनियम के अनुसार, अधिनियम के अनुसार। अब इन दोनों के प्यारे बच्चों चीफ जस्टिस सुन लो। इसके जो आपका कलकत्ता वाला सुप्रीम कोर्ट है, इसके आपके यहां पे अगर पूछा जाए कि चीफ जस्टिस कौन थे, यानी मुख्य न्यायाधीश, तो लिखना एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे यहां पर मुख्य न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश। और जो आपका फेडरल कोर्ट है, और जो आपका फेडरल कोर्ट है जो दिल्ली में था, इसके चीफ जस्टिस कौन थे बताओ कमेंट बॉक्स में। पहले कभी तो पढ़ा होगा, आप बताएंगे इसका आंसर। एलिजा इम्पे कलकत्ता वाले के थे और फेडरल कोर्ट के कौन से थे बताइए जल्दी से। हाँ जी, अक्टूबर 1930 बेटा, अक्टूबर 1937 जो आप कह रहे हो, इसकी स्थापना है, ये फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी अक्टूबर 1937 में। अब मैं आपसे ये पूछ रही हूं, अभिवाला दिल्ली में है, नीतीश कुमार जी अभिवाला दिल्ली में है, इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे, इसके चीफ जस्टिस कौन बनाए गए थे, तो आप कहेंगे मॉरिस ग्वेयर, मॉरिस ग्वेयर। अब आप यहीं से एक फैक्ट का और आंसर देंगे। भारत के, क्या कह सकते हैं, स्वतंत्र भारत के बाद स्थापित उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, के मुख्य न्यायाधीश कौन थे ये बताइए। मुख्य न्यायाधीश कौन थे ये बताइए। चलो ये मैं बताती हूं, आप बताओ वर्तमान में कौन है। तो ये थे प्यारे बच्चे, आंसर लिखना। इनका नाम था हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया। अब आप मुझे बताओ वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, अब आप मुझे बताओ वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश। चलो बताओ वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है प्यारे बच्चे, बताइए। सही आंसर किया है आपने, हीरालाल जे कानिया। कौन है इस समय, चंद्रचूड़, यानी DY चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़, ये आपके वर्तमान में है, DY चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़। शाबाश जिसने इसका आंसर सही किया है। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट आप हमें पढ़ा रही हैं, आप हमें ये बताइए कि इसका जो गठन है वो कहां पर है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूं इसका स्ट्रक्चर, और वो आप लिखेंगे आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 1। इसमें क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन।
यानी आपके देश में सुप्रीम कोर्ट कैसे बनता है। ध्यान रखना कि भारत का सबसे बड़ा कोर्ट है ये, यानी कि कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैसे बनता है ये, कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आखिर कैसे बनता है। देखो प्यारे बच्चों, आपके यहां पर जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, वो इस तरीके के स्ट्रक्चर में है। ध्यान से, यहां सबसे टॉप पर होता है आपका सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उच्चतम न्यायालय, और ये पूरे भारत का केवल एक होता है, एक, और ये भारत का सबसे बड़ा कोर्ट है, इसके ऊपर और कोई कोर्ट नहीं है। ठीक, इसी के नीचे प्यारे बच्चों, इसके जस्ट नीचे आता है उच्च न्यायालय, यानी कि हाई कोर्ट। और अगर मैं हाई कोर्ट की बात करूं तो आपके जो हाई कोर्ट हैं उनकी संख्या है 25। कितने हाई कोर्ट है वर्तमान में इंडिया में? 25, जो कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में होते हैं। तो ये किसके नीचे हैं? सुप्रीम कोर्ट के। अब इसके नीचे कौन आता है? इसके नीचे आते हैं आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जिनको हिंदी में कहते हैं अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। और ये कहां पर होते हैं मैम? तो प्यारे बच्चे, ये आपका होता है जिले में, जिले में एक, यानी कि डिस्ट्रिक्ट में होता है। और कितने होते हैं? डिस्ट्रिक्ट में एक होता है। कौन कौन से हो सकते हैं? तो आपने सुना होगा सत्र न्यायालय, यानी कि सेशन कोर्ट, सत्र न्यायालय यानी कि सेशन कोर्ट आते हैं इसमें, सेशन कोर्ट। और आपने सुना होगा कि इसी में, मैं स्ट्रक्चर समझा देती हूं एक बार, और इसी के नीचे आपके आते हैं, इसी में आते हैं आपके, सॉरी, मुंसिफ कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय में ही मुंसिफ कोर्ट ही बोलेंगे इनको, मुंसिफ कोर्ट ये होते हैं। और इसके अधीनस्थ न्यायालय जो हैं, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, अधीनस्थ न्यायालय, इनके नीचे आते हैं आपके ग्राम न्यायालय। ये है आपका जुडिशरी का स्ट्रक्चर। आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें? आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पढ़ना है। ठीक है, पहले फैक्ट लिखवाए हैं राघव, फिर कंपोजिशन है। पहले फैक्ट लिखवा दिए हैं, वो फैक्ट है, उसका कंपोजिशन से कोई लेना देना नहीं है। जो आप मुझे गाइडेंस दे रहे हैं कि मैम लाइन बाय लाइन लिखवाइए, बिल्कुल लाइन बाय लाइन ही लिखवा रही हूं कि पहले इसका यहां पे किस पार्ट में है, किस आर्टिकल में है, इसका गठन कब हुआ था, इसने कार्य कब शुरू किया था, पहला सुप्रीम कोर्ट कब बना था, ये सब। और आपका जो कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, अगर मैं इसकी बात करती हूं तो कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में आपको देखना पड़ेगा कि यहां पर किससे होता है? न्यायाधीशों। किस किस से होता है? एक तो इसमें आपके होते हैं मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, इनसे आपका चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस, और साथ साथ इसमें होते हैं इनके साथ अन्य न्यायाधीश, अदर जजेस। इनसे मिलकर आपका सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशन होता है। और यहां से दो प्रश्न बनते हैं। पहला, मूल संविधान में, मूल संविधान में न्यायाधीशों, मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ना और फिर आंसर करना, यानी कि नंबर ऑफ जजेस इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, और एक पूछा जाएगा वर्तमान में, इन प्रेजेंट कितनी है। अब देखते हैं कितने बच्चे इन दोनों प्रश्नों का सही उत्तर देते हैं।
चलो पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में बताओ, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितना है? वर्तमान में तो आप सब बता रहे हैं सही, लेकिन मैंने केवल क्या पूछा है? न्यायाधीश। अगर मैं केवल पूछूंगी न्यायाधीश तो 33, और अगर मैं पूछूंगी कुल न्यायाधीश, अगर मैं पूछूंगी टोटल जजेस, तब आप लिखेंगे 1 + 33 यानी कि 34। मैंने तो केवल जजेस पूछा है, ठीक है। सॉरी कहने की बात कोई जरूरत नहीं है राघव, आपने एक प्रश्न किया, मैंने उसका उत्तर दिया, इसमें सॉरी क्यों कह रहे हैं आप? ठीक है। और एक बच्चा लिख रहा है 1 + 7, तो यहां पर भी बेटा केवल जजेस पूछा है तो 7, और अगर मैं टोटल जजेस पूछती तो 1 + 7 = 8। ये आपके प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं यहां से। तो कंपोजिशन कैसे होता है मैम? जजेस और चीफ जस्टिस के साथ होता है। आज हमारे सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजेस 34 हैं, और अगर आपसे पूछा जाए कि कितने जजेस हैं तो 33 हैं। जब टोटल वर्ड लग जाएगा बेटा, तब वहां पे आप 1+ करोगे, और अगर टोटल नहीं केवल जजेस लिखा होगा तो आप आंसर 7 करोगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है कल्पना जी, ऐसा आपको लगता है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती हूं। अगर आपको ऐसा ही लग रहा है तो, है ना, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर टीचर का बात करना भी आपको गुस्सा लगता है तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है कल्पना, उसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है बच्चा। क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आएगा तो मैं आपके कमेंट का आंसर ही नहीं करूंगी। पहली बात ये होती है कि जब टीचर इग्नोर करता है तो इसका मतलब वो गुस्सा हो रहा है उस कमेंट से, लेकिन मैं सारे कमेंट्स के आपके आंसर करती हूं, चाहे फिर वो ग्रुप हो या फिर मुझे यहां दिखने वाला कोई कमेंट हो। क्लास कब तक होगी? 6 बजे तक, और कल मैं सिलेबस कंप्लीट करूंगी तो कल क्लास 6:30 तक भी हो सकती है, क्योंकि कल केबल और केबल खत्म करना है। गौरव, मैं आपका कमेंट बेटा बहुत अच्छे से पढ़ चुकी हूं, आप मुझे माफ करें, बार बार ये कमेंट ना करें। ठीक है, आपको अभी वैल्यू समझ नहीं आएगी, नोट्स की वैल्यू समझ आएगी जब क्वेश्चंस बनेंगे। जब आप हर वनडे एग्जाम के क्वेश्चंस यहां से बना पाओगे तब आपको समझ आएगा कि आपके पास क्या दिया गया है, आपके पास क्या चीजें गई हैं। ऐसी चीजें भी गई हैं जिन्हें टीचर्स इग्नोर कर देते हैं पढ़ाते समय, और मैं अपने कंटेंट के साथ कोई समझौता नहीं कर सकती, ना आज, ना कल, ना परसों। अगर आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि आप यहां पर ये भी बता देते हैं मुझे कि इतना नहीं आएगा मैम, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर ही आपकी क्लासेस ली जाती हैं। हम एक्सपेक्टेड चीजों को भी नोट्स के अंदर ऐड ऑन करते हैं। और रही बात यूपीएससी की, यूपीएससी का सिलेबस का ये 50% छोड़ो, 10% भी नहीं है अभी तक आपके पास। तो जो अब आपने यूपीएससी का सिलेबस ही नहीं देखा है तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास यूपीएससी का कंटेंट जा रहा है। अगर आपने ही ये डिसाइड कर रखा है कि क्या क्वेश्चन आएगा क्या नहीं आएगा, तो फिर आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पेपर तो आप बना के बैठे हो। और किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी विषय को एक बार बच्चा ऐसे पढ़ लो कि आपको बार बार ना पढ़ना पड़े। जी हां, कल वाली क्लास आपकी किसी भी हालत में कंप्लीट हो जाएगी। मेरी तरफ से मैं अपना पूरा बेस्ट दे रही हूं, और जिन बच्चों ने प्रीवियस ईयर लगाए हैं उनके मैसेजेस भी ग्रुप में आप देख सकते हो, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई भी कमेंट जो मुझे जेन्युइन लगता है हर प्रश्न का उत्तर मैं देती हूं। मनमोहन जी, कल की क्लास भी सेम टाइम 4 बजे ही होगी, डेली डेली क्लास का टाइम चेंज नहीं हो सकता, और कल लास्ट क्लास है। कल मैं आपको क्लास एंड करा दूंगी। ठीक है, कल सुबह में ले लो, कल सुबह में नहीं ले सकती क्योंकि कल मेरी 2 बजे से क्लासेस होती हैं, फ्राइडे और सैटरडे, जो है यूट्यूब पर होती हैं टीचिंग वाले चैनल पर, है ना। एक बच्चा कह रहा है मैम लक्ष्मीकांत जी, हाँ वो यूपीएससी के लिए बनी है। तो जिन बच्चों को दिमाग में घुसा हुआ है कि ये यूपीएससी है वो बेवकूफ हैं। आप इस वर्ड को नेगेटिव भी ले सकते हो और पॉजिटिव भी। बेवकूफी इसलिए क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपका सिलेबस क्या है।
आपको पता ही नहीं है कि आपके एग्जाम में आता क्या है, बस आप तैयारी करने बैठ गए। एक स्टूडेंट की सबसे पहले जिम्मेदारी होती है कि वो अपने सिलेबस को देखे, और दूसरी जिम्मेदारी होती है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखे। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो आप सही ट्रैक पर नहीं हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे आइए। कंपोजिशन हो गया, कंपोजिशन मैंने आपको बता दिया है। अब यहां पे बात आ जाती है कि भाई आपका जो सर्वोच्च न्यायालय है इसका स्थान, सॉरी सर्वोच्च न्यायालय का स्थान, चलो केवल आपको पढ़ना है, तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं। सर्वोच्च न्यायालय का गठन हो, सॉरी सर्वोच्च न्यायालय का स्थान बताइए। सर्वोच्च न्यायालय का स्थान कहां पर है? इस प्रश्न का उत्तर अब आप आराम से दे सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का स्थान, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का स्थान सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बताइए बच्चों, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहां पर है? बताइए बेटा। सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का स्थान मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, जल्दी बताइए सर्वोच्च न्यायालय का स्थान। मैं आपके साथ थोड़ा मस्ती नहीं कर पा रही हूं आजकल, क्योंकि मुझे आपके सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करना है। बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया मैम, दिल्ली में आपने बताया था, दिल्ली। अब यहां ध्यान से सुनिएगा, ये हो गया कि सर्वोच्च न्यायालय कहां स्थित है। उसके बाद आता है न्यायाधीशों की योग्यताएं, तो ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूं। कहां पर मैम? आपने क्वालिफिकेशंस कहां पढ़ाई थी? ध्यान से बताइए मुझे, देखते हैं कितने बच्चे बता पाएंगे। पहले तो इसी प्रश्न का उत्तर दो कि क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 3 मैंने बच्चा आपको कहां पढ़ाया है? प्लीज आंसर करें इन कमेंट बॉक्स। आर्टिकल 124 क्वालिफिकेशंस ऑफ जजेस। देखिए बहुत सारे बच्चे कमेंट में आंसर भी कर रहे हैं, तो बताइए बेटा ये क्वालिफिकेशंस आपने कहां पढ़ी थी? क्योंकि ये पढ़ी हुई हैं तो इन्हें मैं स्लाइड से ही आपको पढ़ा सकती हूं। बताइए जल्दी से, कहां पढ़ाई थी? देखते हैं कितने। देखो, पहली क्वालिफिकेशन भारत का नागरिक हो, ठीक है। अब मैम इंग्लिश कहां पर है? तो इंग्लिश में लिखती चली जाती हूं यहां पे, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया बताया था। साथ साथ मैंने आपको बताया था, बच्चा कह रहा है प्रेसिडेंट में, इसका मतलब आप रिवीजन करते ही नहीं है अभी तक किसी का सही आंसर। बहुत बढ़िया भावेश, लेकिन भावेश ने गलत कर दिया। महान्यायवादी दीवान ने सही आंसर किया है कि मैम आपने यही क्वालिफिकेशन हमें अटॉर्नी जनरल में पढ़ाई थी। सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरी, वह एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार, ठीक है, लगातार, यहां पे एक चीज दो बार रिपीट हो गई है, लगातार, इसको यहां से हटा देंगे। वह एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम, कम से कम, कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश यानी कि जज रह चुका हो, न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। और अगर ये नहीं है तो कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका, और ये भी नहीं है तो राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। क्या आप कितना? कम से कम 10 वर्ष का एडवोकेट या अधिवक्ता का एक्सपीरियंस हो, और ये भी नहीं है तो आप राष्ट्रपति की पॉइंट ऑफ व्यू से पारंगत विधिवेत्ता, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, यानी कि आप कानूनों के अच्छे ज्ञाता होने चाहिए। जिन बच्चों ने रेगुलर क्लासेस की हैं उन्हें पता है कि ये क्वालिफिकेशंस मैंने अटॉर्नी जनरल में पढ़ाई हैं, और मैंने बोला था कि वहां पर केवल बफरिंग, 1 मिनट,
ठीक है। और वहां पे प्यारे बच्चे मैंने बोला था कि सेम क्वालिफिकेशंस होती हैं, सेम क्वालिफिकेशंस आपको मैंने बताई थी। मैंने बताया था कि जो आपको क्वालिफिकेशन अटॉर्नी जनरल में चाहिए वही सेम क्वालिफिकेशंस आपको किस में चाहिए, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट में। क्लियर है यहां तक? आगे आइए। कोई भी वनडे एग्जाम, अब आप अगर पॉलिटी ढंग से पढ़ी है, आप कोई भी वनडे एग्जाम दे लेना, आपका गलत नहीं होगा। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी आर्टिकल नंबर 124 का सब क्लॉज 2। आर्टिकल नंबर 124 का सब क्लॉज 2, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अपॉइंट्स ऑफ चीफ जस्टिस एंड जजेस। कौन करेगा प्यारे बच्चों, बताइए? तो आपके राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, बाय द प्रेसिडेंट। आपके चीफ जस्टिस और प्यारे प्यारे बच्चों आपके जजेस सबको अपॉइंट करते हैं आपके प्रेसिडेंट। ठीक है। एक लास्ट आर्टिकल में आज आपको लिखवाने वाली हूं, लास्ट, और उसका आंसर आपको बहुत अच्छे से पता है, उसे मुझे केवल एक फॉर्मेलिटी के लिए लिखवाना है, बाकी आंसर आप ही कर दोगे। आर्टिकल 126, मुख्य, ऐसे लिखना, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति या मुख्य न्यायाधीश। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस, बताइए क्यों बनेगा ये, क्यों अपॉइंट होगा? सबसे पहले आप बताएंगे क्यों, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करेंगे। लेकिन मैम कब और क्यों, कब और क्यों नियुक्ति, कब और क्यों नियुक्ति? बेटा समझ में आ गया होगा। जब मुख्य न्यायाधीश का पद किसी कारण जब मुख्य न्यायाधीश का पद किसी कारण रिक्त यानी कि वैकेंट हो या वह अपने पद पर अनुपस्थित हो, तब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों में से यानी अदर जजेस अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। आपने मुझसे एक प्रश्न किया था कि जब एक्टिंग
प्रेसिडेंट का काम चीफ जस्टिस करेंगे तो उनका काम कौन करेगा? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। तब राष्ट्रपति अदर जजेस में से किसी एक को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, नियुक्त करते हैं। बस कल इसे खत्म कराऊंगी। बहुत बढ़िया। जब खाली हो या रिक्त हो जाए या वो अनुपस्थित हो जाए। शाबाश। ठीक है, आपने बिल्कुल सही आंसर किया है। वेरी गुड, शाबाश। आज हम यहीं रखते हैं, बाकी की चीजें कल। अब जो आपकी मतलब हमने जो डिलीट कर दिया था उसे मैं लिख दूं, आपको पीडीएफ भेज दूं, स्टार बना के भेज दूं ताकि आप अपना नोट्स बना सको। ठीक है, कोई भी चीज डबल डबल मत लिखना, कोई फायदा नहीं है। सिर्फ आर्टिकल्स चेंज हुए हैं म्युनिसिपैलिटी और आपके पंचायत में। जो अलग लिखवाने की चीज थी वो मैंने अलग ही लिखवाई है। तो आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी, आपको अच्छे से चीजें सही लगी होंगी। अगर आपको समझ आ गया है तो प्लीज एक बार थम्स अप्स और स्माइलीज के साथ बाय कर दीजिएगा। कल बेटा एक्स्ट्रा क्लास हो सकती है, कल हो सकता है कि क्लास 2.5 घंटे तक चली जाए, क्योंकि कल मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। तो आज के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।